नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था के इस क्रम में आज का ये हमारा सेशन ये अंतिम सेशन है। जिन साथियों ने पंचायती राज व्यवस्था पर हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ जाकर के आप हमारी पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का विकास किस तरीके से हुआ। तो साथियों, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अगर देखें तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार की कुछ संस्थाएं अस्तित्व में थीं। जैसे ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद में भी हमें दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा और समिति का। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही इस प्रकार की संस्थाओं का जिक्र मिलता है। इस प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में थीं। लेकिन मुख्य तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के विकास की बात करें तो वर्ष 1947 की बात है। 1947 में उत्तर प्रदेश में एक पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। क्या पास किया गया? पंचायती राज अधिनियम। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1947। ठीक। और इसके द्वारा क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 से ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया जाने लगा, पंचायतों का निर्माण किया जाने लगा। इसी के क्रम में 15 अगस्त 1947 से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का गठन शुरू हो गया। और इसके साथ साथ पंचायत अदालतों का भी गठन शुरू हो गया था। लेकिन साथियों, जब तक समाज का विकास या किसी गांव का विकास, क्षेत्र का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में असमानता है, मानव में भेदभाव है। तो जब तक समाज में इस तरीके का भेदभाव रहेगा, कभी भी उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। और उस समय, जिस समय की ये कहानी है, जिस समय की ये बात चल रही है, उस समय समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। और ये भेदभाव बहुत सारी चीज़ों को लेकर के था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो उस समय जो भूमि व्यवस्था थी, जो भी भूमि होती थी, ये सारी भूमि जमींदारों के पास होती थी। और जो किसान लोग होते थे, वो लोग उन जमींदारों की भूमि पर कृषि किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी। तो इस प्रकार के इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, जब तक ये भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सोचा गया कि हर व्यक्ति के पास अपनी कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़मीन पर खेती करे, और तब कहीं न कहीं जाकर के इस प्रकार की संस्थाओं को कुछ बल मिलेगा और कुछ विकास इनसे हो सकता है। तो होता क्या है कि वर्ष 1949 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक लेकर के आते हैं।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये क्या करते हैं, यूपी की विधानसभा में एक विधेयक लाते हैं। और ये कौन सा विधेयक है? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक। क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक। ये विधेयक लेकर के आते हैं। और होता क्या है कि मुख्य रूप से इस विधेयक का जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है कि सभी के पास अपनी ज़मीन हो और सभी लोग अपनी ज़मीन पर खेती करें, किसानी करें, कृषि करें। तो इस प्रकार के इस विधेयक से जो भी ग्रामीण स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको मजबूती मिलेगी, उन्हें बल प्रदान होगा और कहीं न कहीं वो विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस प्रकार की जो भी ये विधेयक लेकर के आए, तो बाद में जब ये कानून बना तो इसे नौवीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया था। लेकिन जब ये कानून बन गया तो ये किसके नाम से जाना गया? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के नाम से ये जाना गया। ठीक है। और ये 1 जुलाई 1952 से ये लागू हो जाता है। कब से लागू हो जाता है? 1 जुलाई 1952 से। तो इस अधिनियम के द्वारा अगर देखा जाए तो जो जमींदार लोग थे और किसान लोग थे, इन दोनों लोगों के बीच में जो एक विशेष प्रकार की खाई बनी हुई थी, एक विशेष प्रकार की दीवार बनी हुई थी, एक विशेष प्रकार का जो भेदभाव था, उस भेदभाव को इस कानून ने खत्म कर दिया। इसके बाद वर्ष 1961 की बात है कि जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उस समिति ने जो सरकार को सिफारिशें की थीं, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 1961 में एक निर्देश दिया। और जिन साथियों ने बलवंत राय मेहता के समिति के बारे में नहीं पढ़ा है, उन्होंने क्या सिफारिशें दी, कब ये समिति बनी, किस तरीके से उनकी रिपोर्ट्स आई, तो अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम सारा कुछ करा चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो वर्ष 1961 में केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्र सरकार के निर्देश पर होता क्या है, ये जो निर्देश दिया जाता है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर एक निर्देश जारी किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसी निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, यूपी में एक क्षेत्र पंचायत, एक अधिनियम पास, एक विधेयक पास किया जाता है, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 इसे लाया जाता है। और जब ये आ जाता है तो इसी के आधार पर
देखिए, पहले से ग्राम पंचायतों का गठन होने लगा था 1947 से। ठीक, 1947 से ग्राम पंचायतों का गठन होने लगा था। इसके बाद थोड़ा साथियों लाइट की थोड़ी समस्या है, तो इस वजह से तो ग्राम पंचायतों का गठन शुरुआत में 1947 से शुरू हो गया था। इसके बाद क्या होता है कि जो ये अधिनियम आया, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, इसके द्वारा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इनका भी गठन हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वर्ष 1988 में एक संशोधन किया जाता है, और मुख्य रूप से जो संशोधन होता है वो ग्राम पंचायती व्यवस्था में या ग्राम पंचायतों में संशोधन किया जाता है। और वहाँ पर ये कहा जाता है कि देखिए, जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर जो भी निर्वाचित सीटें होंगी उनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएं। क्या कहा गया? एक संशोधन होता है कब? 1988 में। और इस संशोधन में क्या कहा जाता है? ये ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए हो। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक, एक और बात कही गई थी इसमें कि जो भी निर्वाचित सीटें ग्राम पंचायत के अंतर्गत होंगी उनमें से एससी के लिए, किसके लिए? एससी के लिए एक सीट, और वो भी किसके लिए? महिला के लिए। ठीक, आरक्षित होनी चाहिए। कैसी हो? आरक्षित होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसके अलावा भी कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी, लेकिन वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण की व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की गई, और ये भी कहा गया कि जो भी निर्वाचित सीटें होंगी उसमें एससी की एक सीट, और वो भी महिला के लिए, रिजर्व होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद में वर्ष 1992 की बात है, होता क्या है कि एक संविधान संशोधन लाया जाता है जिसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा क्या किया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इससे क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलती है, और इसके विकास में राज्य सरकारों का भी एक उत्तरदायित्व हो जाता है। और वो भी कहीं न कहीं जब इसकी व्यवस्था संविधान में कर दी जाती है तो राज्य सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं इस व्यवस्था को लागू करने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है जिससे पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है। और ये जो संशोधन है ये कब लागू होता है? ये 24 अप्रैल 1992 को ये लागू हो जाता, 93 को ये लागू हो जाता है। ठीक है, और जब ये लागू हो जाता है इसी क्रम में इनको और मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इन्हें और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है कि वर्ष 1994 में एक संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता? एक संशोधन किया जाता है पंचायत विधि संशोधन अधिनियम। पंचायत विधि संशोधन अधिनियम ये पास हो जाता है 1994 में। ठीक, इसके द्वारा जो अन्य दो विधेयक थे, अधिनियम थे, कौन कौन से अधिनियम? एक तो 1947 वाला पंचायती राज
अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। और दूसरा 1961 वाला, ये कौन सा था? 1961 वाला ये था क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों में संशोधन किया जाता है। जब ये संशोधन होता है तो इसी क्रम में इन दोनों में संशोधन होता है। और मुख्य रूप से संशोधन के बाद क्या कहा जाता है? जो संशोधन यही होता है कि किस तरीके से पंचायतों का गठन किया जाए, पंचायतों की शक्तियां क्या हों, उनके प्राधिकार क्या हों, उनके उत्तरदायित्व क्या हों, ठीक है, कार्यकाल क्या हो, और इनका वित्त की व्यवस्था कैसे हो, वित्त आयोग के गठन के बारे में भी बताया गया था। निर्वाचन कैसे हो, तो एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इसके बारे में कहीं कहीं चर्चा की गई। तो ये जो चर्चाएं हुई, जो संशोधन हुए, तो इसमें ये भी बताया कि निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया। और ये गठन 23 अप्रैल 1994 को गठित कर दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायत के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है और यही पंचायत के चुनाव आदि करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में देखें, शहरी स्थानीय स्वशासन, तो उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे होता है? आपने ग्रामीण यानी पंचायती राज के विकास के बारे में समझ लिया है, लेकिन शहरी स्थानीय स्वशासन जो है, इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्ष 1916 में एक संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम लाया गया 1916 में। और इसी वर्ष 1916 में ही एक नगरपालिका अधिनियम 1916 लाया जाता है। और इन्हीं दोनों अधिनियमों के क्रम में, इन्हें लागू करने के क्रम में क्या होता है कि 3 प्रकार के, एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इनका गठन होता है। जब इनका गठन हो जाता है और धीरे धीरे इनका विकास होता है और नगरीय स्वशासन का विकास शुरू हो जाता है। तो ये कुछ रहा उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कुछ तथ्य। तो हमारी मेहनत आपको कैसी लगी? साथियों, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जिन साथियों ने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से वो लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।